ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज शुरू किया था लॉन्ग आंसर से लेके ओसीएम का, उसका आज डे 2 है। हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कर लिए है, राइट? और वो प्रॉपर लर्न भी करवा के दिया है। तो म्यूजिक मेमोरी टेक्निक था, अगर आप बता पाओ उसका एम फॉर क्या था बेटा? मिटिगेशन ऑफ लॉस था। ठीक है, उसके बाद यूज से अटमोस्ट गुड फेथ था। ठीक है, एस से सब्रोगेशन वाला प्रिंसिपल था। सब्रोगेशन याद आ रहा है क्या है सर? कि अगर मैंने मेरी जो लॉस हुई प्रॉपर्टी, उस पर मुझे अगर कंपेंसेशन मिल गया और उस प्रॉपर्टी का कुछ वैल्यू बचा है, तो वो किसके पास चला जाएगा? इंश्योरर के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर आई से था इंडिमनिटी। ठीक है ना, कि गारंटी और अश्योरेंस देना कि नुकसान की भरपाई करवा के देंगे। लेकिन इंडिमनिटी कहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था बताइए? लाइफ इंश्योरेंस के केस में। ठीक है, फिर आई से इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। सी से आपका कंट्रीब्यूशन का एक प्रिंसिपल था, और अगेन सी दो थे, और एक था कॉजा प्रॉक्सिमा। ऐसे हमने सारे पॉइंट कंप्लीट किए थे। आज हमारे इंश्योरेंस पे मुझे पता है आप सबने पढ़ के रखा हुआ है, तो ये कोई बात नहीं होगी कि कोई बच्चा पहली बार कर रहा है। लेकिन अगर सर मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स के सवाल में चांसेस है, हमने हमने किस तरह से स्ट्रैटेजी की थी आपको ध्यान में आ रहा है? लॉन्ग आंसर जो टेक्स्ट बुक के नीचे के, वहां से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में। अब जो बचे हुए उन क्वेश्चन को हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यहां से गारंटीड आ सकता है। इंश्योरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद जो रह जाता है दैट इज फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। अब फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस का हमने ऑलरेडी मेमोरी टेक्निक ला दिया है दोस्तों। ठीक है, ऑल थैंक्स टू एकेसीएस स्टूडेंट्स। स्पेशली यहाँ पे इन्होंने, मतलब नीरज ने ट्राई किया था, अलग अलग बच्चे थे, चैतन्य था, और फाइनली हमने मनीषा का मेमोरी टेक्निक कंप्लीट चूज किया था फर्स्ट जीपीएस करके। ठीक है, चलो अब यहां पे हम लोग जाएंगे। सबसे पहले बताता हूं कि 8 मार्क्स का सवाल कभी भी आप लिखोगे, आपको मीनिंग, इंट्रो, जितना आपको पॉसिबल है ना, इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, लिखना अगर है, मिल रहा है तो लिख लीजिए। ऑब्जर्व करो, यहां पे इसका एक डेफिनेशन बताता हूं। मतलब ना आपका देखो, अगर ये सवाल आ गया कि फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस बताइए, डेफिनेशन तो कितना सिंपल है सर। देखिए, सिर्फ आपको ये प्रॉपर वर्ड लिखिए, उसको ना बॉक्स कर दीजिए, और डेफिनेशन क्या है पता है? ये वाला है। What is warehouse? Warehouse is an establishment for the storage and accumulation of goods. That's all. ये याद रखिए, बच्चे भूल जाते हैं। फंक्शन सब लर्न करेंगे, हेडर सब करेंगे, छोटी सी बात का बहुत बड़ा वेटेज है बेटा। शायद हो सकता है 1 मार्क्स मिल जाए आपको। व्हाट इज वेयर हाउस बताइए तो? वेयर हाउस इज एन एस्टैब्लिशमेंट, एक ऐसी जगह जहां पे गुड्स को स्टोर और एक्यूमुलेट किया जाता है। दैट्स ऑल। लर्न है आपको, लर्न था लेकिन याद आया बेटा? ये लिखना है, ये भी याद रखना। डेफिनेशन लिखना, बॉक्स करना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेयरहाउस? क्या डेफिनेशन ऑफ वेयरहाउस? वेयरहाउस डिफाइन एज एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर स्टोरेज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। 3 बार बता दिया, हो गया बेटा। ये ऐसे चीजें जहां पे आपको बार बार रिपीट करके लर्न ही कर लेना है। डन हो गया। फिर मीनिंग में क्या लिखेंगे सर? देखो, मीनिंग भी आप, ये 8 मार्क्स के सवाल में इसी तरीके से आपको जाना है, इसी तरीके से जाना है। सीधा आप पॉइंट लिख के एक्सपेक्ट करोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं होगा सर। ठीक है, वेयर हाउस रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग गुड्स। बस इतना एक पॉइंट लिखा ना तो भी चलेगा सर। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस रेफर्स टू, बोल एवरीबॉडी। ये मुझे पता है आपने पढ़ लिया था सर, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं कि अब अगर पेपर आएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट का रिवीजन है, अब अगर पेपर आएगा तो आप लोगों को पता है कि हाँ सर ने बोला था मीनिंग लिखो। वेयर हाउस रेफर्स टू क्या सर? स्टोरेज ऑफ गुड्स। लेकिन इतना ही क्या? नहीं सर, स्टोरेज ऑफ गुड्स, क्योंकि हम फंक्शन में देखने वाले सिर्फ स्टोरेज नहीं, और भी बहुत सारी एक्टिविटी है। जैसे कि देखो, प्राइस स्टेबलाइजेशन हो गया, उसके बाद रिस्क फाइनेंसिंग हो गया, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग हो गया। तो हम क्या लिखेंगे सर इसको? स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड ऑल दोज एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी जो कनेक्टेड है स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स के साथ। दैट्स ऑल। इतना एक पॉइंट लिखना है। एवरीवन, समझ में आ रहा है? जितना समझोगे उतना लिख पाओगे बेटा। लर्निंग रट के शायद, मतलब देखो, जिनका मेमोरी बहुत स्ट्रांग है उनको सब याद रह जाएगा, लेकिन जो बच्चे जिनका लर्न नहीं हो रहा है उनको ऐसे ही समझ के लिखना पड़ेगा। बोलो एवरीबॉडी, मीनिंग वेयर हाउस रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड ऑल दोज एक्टिविटी which are connected to storage and preserving goods, it is known as warehouse. It means storing goods. तो सर देखो, ये कितना उन्होंने ही फेंका, अभी हम क्या फेंके सर? दूसरा लाइन बोल देना, it means storing of goods. ओके, और बाकी का आगे का नहीं लिखा तो भी चलेगा। प्रिजर्व करना मतलब संभाल के रखना, अच्छी तरीके से ना मेंटेन करना। कोल्ड स्टोरेज आपने देखा रहेगा टाइप्स ऑफ वेयरहाउस में, लेकिन वो फंडा नहीं है सर। आज हमको अभी जाना है मेन बात पे। अगले 10 मिनट में हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। सीधा सीधा मेन क्वेश्चन है सर, 8 मार्क्स के लिए जो आ सकता है। फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस कहां पे दिया है सर? हमारे टेक्स्ट बुक के नीचे लॉन्ग आंसर में कुछ क्वेश्चन है जहां पे दिया हुआ है। ठीक है सर, इसका मेमोरी टेक्निक बनाया है फर्स्ट जीपीएस करके। ठीक है, बाद में इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। पहले मैं आपको एक एक चीज बता के अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, समझा देता हूं। ओके सर, पहला फंक्शन क्या है? हर बच्चे को आएगा स्टोरेज। क्यों सर? दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग।
अंदर के पॉइंट जिन्हें नहीं लिखते आते, मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। स्टोरेज लिखने के बाद आप लोगों को इधर से, सर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा आंसर शीट है, मैं बता भी रहा हूं साथ में, यहां पे मैंने लिखा फंक्शन, पहला फंक्शन लिखा स्टोरेज। बच्चा क्या करता है, यहां से लिखना चालू करता है। मत करो बेटा, अब ये लाइन बनाने का काम नहीं, प्रेजेंटेशन बोल रहा हूं। यहां पे अंडरलाइन करो और एक लाइन छोड़ के यहां से लिखना चालू करो। पहला पॉइंट आपको अंदर एक दो पॉइंट नहीं लिखने, तो ऐसे डॉट दो, 1 2 3, लेकिन इसका आंसर इस फॉर्मेट में आएगा। तो स्टोरेज लिखने के बाद आपने क्या किया बेटा, देखो स्टोरेज इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, तो पहला आपने लिखा स्टोरेज इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, लेकिन कहां पे, एग्जैक्ट इसके सामने नहीं लिखा, एक लाइन छोड़ के नीचे, मतलब एक लाइन नीचे। तो ना आपके पॉइंट छूट के दिखते हैं। जिन बच्चों का हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा दिक्कत होता है, एक ही बार बताऊंगा, बाद में तो सीधा सीधा मैं बता, और आपको दिमाग में रखना है कि इसी तरीके से लिखना है। स्टोरेज इज बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, ओके। उसके बाद सरप्लस कमोडिटी। अब बच्चा बोलता सर ये क्या है सरप्लस कमोडिटी, मैंने समझाया था सर, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कमोडिटी है वो विच कैन नॉट बी नीड इमीडिएटली, जो हमें अभी नहीं लग रहा है, आर टू बी कैन बी स्टोर्ड इन वेयर हाउस, दे कैन बी सप्लाइड एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर। बेटा ये इतना सिंपल है अंदर का पॉइंट, लेकिन 8 मार्क्स के सवाल 5 से 6 क्वेश्चन हम करने वाले, उतना भी अगर आप शिद्दत से नहीं करोगे तो और क्या चाहिए बेटा। फिर और बचा ही क्या है जिंदगी में। बोलो स्टोरेज डन हुआ क्या, कितने पॉइंट लिखने हैं, 3। बोलो व्हाट इज स्टोरेज, स्टोरेज इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। दूसरा सरप्लस कमोडिटी, सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कमोडिटी है, विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली, जिसका अभी जरूरत नहीं है, वो हम कहां पे स्टोर करेंगे, वेयर हाउस में। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, दे कैन बी सप्लाइड एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर, जब कस्टमर को नीड होगी तब हम उसे सप्लाई कर देंगे। सर इसी आंसर को आप ऐसे लिखना, क्या, वेयर हाउस स्टोरेज बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, सरप्लस कमोडिटी विच इज नॉट नीडेड इमीडिएटली कैन बी स्टोर्ड इन वेयर हाउस, और तीसरा फंक्शन एज एंड व्हेन नीडेड दैट इट कैन बी सप्लाइड टू कस्टमर। ऐसे लिखा तो चलेगा सर, एक एक लाइन छोड़ के, हाँ भाई लिख, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन समझ रहा है, यस सर। नाउ दूसरा फंक्शन एस से स्टोरेज था, बहुत सिंपल था, और इसमें मैंने लिखने की भी बात बताई, आपको आ रहा है मुझे पता है, लेकिन वापस एक बार रिवीजन कर लो बेटा, अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ कि हमने कर लिया। लेक्चर सुनते रहो, 3 पॉइंट देखते रहो, आपको बहुत इसका फायदा होने वाला है। दूसरी बात है प्राइस स्टेबलाइजेशन। बोलो हेडर, बोलो क्या है सर फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, प्राइस स्टेबलाइजेशन, अपने मुंह से बोलना है वापस। सर लाइव चल रहा है, ऑनलाइन है, घर पे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में होते वैसे आपको बोलना है। एवरीबॉडी, फंक्शन क्या है, प्राइस स्टेबलाइजेशन। बोलो प्राइस स्टेबलाइजेशन। सर सिंपल सी बात बताता हूं, प्राइस कब स्टेबल होगी, जब डिमांड एंड सप्लाई, ये दो वर्ड आएगा आपको अंदर, डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन हो गए। यस और नो, सर यहाँ पे प्रॉपर लिख रहा हूं मैं, एक मिनट, सबका ध्यान होना चाहिए सर। आज का टारगेट है हम लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है सर, ये वाला क्वेश्चन, ते टेंशन ना रहे सर। जब डिमांड एंड सप्लाई आप मेंटेन करोगे तो आप लोगों को क्या, किस पे, मतलब क्या करते आएगा, प्राइस को स्टेबल रखते आएगा। अब आपके कंट्रोल में क्या है, सप्लाई, डिमांड तो लोग करने ही वाले, लेकिन सप्लाई को कैसे मेंटेन करे, ये वेयर हाउस करेगा। कैसे सर, देखो वेयर हाउस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबिलाईजेशन। अबे ढूक लो, जैसे आपने पी से प्राइस स्टेबिलाईजेशन लिखा, ये पहला पॉइंट है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, और बहुत सारे बच्चे ये अज्यूम करते हैं कितना फालतू ये नहीं लिखने का। ऐसा मत करो, जितना सिंपल पॉइंट है उन्होंने लिखा है तो आप भी लिखो ना, समझ जाना। लेकिन कैसे, प्राइस स्टेबिलाईजेशन, वो क्या एकदम सामने से चालू कर रहे हैं क्या लिखना, नहीं आप भी नहीं करोगे, एक पॉइंट छोड़ के, मतलब एक लाइन नीचे लिखो, वेयर हाउस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबिलाईजेशन। कैसे सर, इट इज अचीव्ड बाय, ये लिखना है, क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी, अंडरलाइन करना, वेयर हाउस कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है बेटा, टाइम यूटिलिटी। इन वेयर हाउस यूजुअली लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स आर केप्ट, whenever there is a shortage in market, goods can be immediately supplied through warehouse, which help price stabilization to avoid rise in price due to demand and supply difference. पढ़ लिया सर, अब इस पे रीडिंग काम कंप्लीट हुआ है, मुझे पता है तुम सबने ये पहले भी पढ़ा था। सर आपको यहां पे मैं लेके आता हूं, एकदम शांति से लेक्चर देखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। P4 आएगा अपना प्राइस स्टेबिलाईजेशन। P4 क्या आएगा बेटा, प्राइस स्टेबिलाईजेशन। आप क्या लिखोगे, 2 पॉइंट मुझे बताओ, और जो जो समझोगे वही याद आएगा। वेयर हाउस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबिलाईजेशन, ठीक है। दूसरा, इट इज अचीव्ड बाय क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी, तो दूसरा कीवर्ड है टाइम यूटिलिटी, कीवर्ड को अंडरलाइन करो। इट इज क्रिएटेड बाय व्हाट बेटा, क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। तीसरा, वेयर हाउस यूजुअली, अब ये अपने मन से लिखो कि वो लार्ज स्टॉक रखता है, जब जब शॉर्टेज होगा तो वो एक्स्ट्रा गुड्स को क्या करेगा, मार्केट में सप्लाई करेगा। कब, जब डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस होगा तो वो जो एक्स्ट्रा डिमांड लग रही है उतने गुड्स मार्केट में सप्लाई करके प्राइस को स्टेबल कर देगा। तो क्या करेगा, सप्लाई करेगा, इमीडिएटली क्या करेगा, सप्लाई करेगा, और प्राइस बढ़ने से बचाएगा, दैट्स ऑल।
ये अपने मन से लिखा तो चलेगा। हो गए यहाँ पे इतने पॉइंट हो गए, यस और नो, यस और नो, हाँ सर करके समझा बेटा। प्राइस स्टेबलाइजेशन क्या लिखना है अंदर, समझा, डन। तीसरा रिस्क बेयरिंग, एकदम सिंपल है, आर फॉर रिस्क बेयरिंग, बराबर ना, यही था ना, आर फॉर रिस्क बेयरिंग, ठीक है, आर से रिस्क बेयरिंग, ये भी हम कर लेंगे। सर रिस्क बेयरिंग हेडर लर्न हो जाएगा, अंदर क्या है बेटा, क्या लिखना है जरा देखो, ध्यान से देखो, पहले पढ़ लेता हूं और फिर क्या अंदर, क्योंकि इतने पॉइंट से लिख नहीं पा रहे बच्चे, वो हेडर कर रहे हैं, और 8 मार्क्स के सवाल को बहुत ज्यादा हमें लिखना पड़ता है कंटेंट, और जब वहीं पे प्रेशर बिल्ड होता है कि सर इतना तो याद नहीं आ रहा है, और डेफिनेटली नहीं आएगा अगर आप पूरा का पूरा पैराग्राफ लर्न करने की कोशिश करोगे। चलो हेडर क्या है बेटा, रिस्क बेयरिंग, बोलो क्या है रिस्क बेयरिंग, एवरीबॉडी बोलो मेरे साथ, क्या है रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयरिंग, ठीक है। व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउस दे आर एक्सपोज टू मेनी रिस्क इन द फॉर्म ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी होना, ठीक है, डिटोरेशन, डिटोरेशन मतलब आपने देखा रहेगा ना कि गुड्स का खराब हो जाना, मतलब अगर कोई लिक्विड फॉर्म में तो उड़ जाना वगैरह, ऐसे पेट्रोल आप देखो बाहर रखो उड़ जाएगा, ठीक है, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वैसे एक्सेट्रा, फायर एक्सेट्रा। तो सर पहला पॉइंट क्या है रिस्क बेयरिंग में हम लोग लिख रहे हैं कि जब हम गुड्स वेयर हाउस में रखते हैं तो बहुत सारे रिस्क को लेके एक्सपोज होता है, जैसे कि चोरी होने का डर, खराब होने का डर, आग लगने का डर, एक्सेट्रा। रिस्क में आप पहले डर बता रहे हो, ठीक है। दूसरा, वेयर हाउस आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे, इस तरीके से वेयर हाउस को बनाया गया है दैट दे मिनिमाइज दिस रिस्क, अंडरलाइन बेटा, खत्म नहीं करेंगे रिस्क को, क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा, अ वेयर हाउस कीपर, वेयर हाउस कीपर मतलब कौन बोलो तो बेटा, ये शब्द बच्चे पढ़ते ही नहीं, ऐसे ही आगे जाते हैं। वेयर हाउस कीपर मतलब वो व्यक्ति जो जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं गुड्स को संभाल के रखूंगा, है ना, जिसके भरोसे हमने गुड्स वेयर हाउस में रखे, उसे कहेंगे वेयर हाउस कीपर। अ वेयर हाउस कीपर हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, sorry, a warehouse keeper has to take reasonable care of goods and safeguard them against the various risks। तो ये जवाबदारी किसने लेनी है कि गुड्स को संभाल के रखे और कुछ होने ना दे, तो वेयर हाउस कीपर। ये तीसरा पॉइंट है कि वेयर हाउस कीपर हैज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स एंड सेफगार्ड देम अगेंस्ट द वेरियस रिस्क, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, फॉर एनी लॉस और डैमेज क्या बेटा, सस्टेन बाय गुड्स वेयर हाउस कीपर शैल बी लाइबल टू द ओनर ऑफ द गुड्स। अब चौथा पॉइंट हो गया, अब मैं आपको समझाता हूं सर कि हम जब ये पॉइंट लिखेंगे रिस्क बेयरिंग, तो क्या करना है, पहला पॉइंट सिर्फ समझो, लर्न मत करो। पहला पॉइंट ये लिखना है रिस्क बेयरिंग में कि जैसे गुड्स हम वेयर हाउस में रखते हैं तो वो गुड्स बहुत सारे रिस्क को लेके एक्सपोज हो जाता है, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय डिटोरेशन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वेयरहाउस इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, वेयरहाउस आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट मिनिमाइज द क्या बेटा, रिस्क, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था, जो वेयरहाउस कीपर है, वेयरहाउस कीपर मतलब कौन, जो गुड्स को संभालता है, वेयरहाउस कीपर हैज टू टेक रीजनेबल केयर फॉर द गुड्स एंड सेफगार्ड देम अगेंस्ट द वेरियस रिस्क। तो तीसरा पॉइंट है जिम्मेदारी कि वेयरहाउस कीपर ने उससे संभाल के रखना चाहिए। और चौथा पॉइंट कि अगर फिर भी कुछ नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा, वेयरहाउस कीपर जिम्मेदार रहेगा कि ओनर जिम्मेदार रहेगा, आंसर इज वेयरहाउस कीपर जिम्मेदार रहेगा कि वो उस नुकसान की भरपाई करके दे। फॉर एनी लॉस और डैमेज सस्टेन बाय गुड्स वेयरहाउस कीपर, वेयरहाउस कीपर, वेयरहाउस कीपर क्या बेटा, ये लिखो, वेयरहाउस कीपर शाल बी लाइबल टू द ओनर फॉर द गुड्स, जो लॉस हुआ है। सर इतना लिखना पड़ेगा, हमको तो पता था कि हम सिर्फ ना यही करते थे सर, रिस्क बेयरिंग, बस अंदर बोले फेंक के आएंगे। अबे ढोकले, रिस्क बेयरिंग में क्या फेंकेगा तू, क्या वेयर हाउस रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयरिंग इतने एक्टिव पैसे थोड़ी ना चलेगा। समझा क्या, 4 पॉइंट है, बोले एवरीबॉडी। जब गुड्स वेयर हाउस में जाते हैं बहुत सारे रिस्क से लेके गुड्स एक्सपोज रहता है, कौन से रिस्क, बोलो एवरीवन, 4 पॉइंट डन हो जाने चाहिए, फायर, थेफ्ट और क्या, डिटोरेशन एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसे याद करो, दूसरा पॉइंट क्या है सर, उसके बाद था, बोलो बोलो एवरीबॉडी, पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमने देखा सर कि वेयर हाउस आर कंस्ट्रक्टेड, इस तरीके से बनाया जाता है कि रिस्क को क्या किया जाएगा, मिनिमाइज। उसके बाद याद करने का, वेयर हाउस कीपर रीजनेबल केयर लेगा ताकि रिस्क मिनिमम हो जाए या लॉस हो ही ना, लेकिन उसके बावजूद अगर लॉस हुआ, चौथा पॉइंट, तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वेयर हाउस कीपर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये आपको सब बातें लिखनी है कहां पे, रिस्क बेयरिंग में, सिंपल है। फिर फाइनेंसिंग, इसको ज्यादा मैं अपने वर्ड में ही बताता हूं बेटा। आपके वेयर हाउस में 1 करोड़ का सामान है, 1 करोड़ की चीज है, ठीक है, आपको पैसे चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये वेयरहाउस कीपर होता है ना, मैंने वर्ड बताया, वो आपको एक डॉक्यूमेंट लिख के देगा कि हाँ इस व्यक्ति का, अमोल कासार का 1 करोड़ का सामान मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो अब मैं बैंक के पास जाऊंगा या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाऊंगा, मुझे 60 लाख रुपए का लोन लग रहा है,
तो बैंक बोलेगा ठीक है भाई, मैं तेरे को 60 लाख रुपया दूंगा, लेकिन क्या गिरवी रखेगा, मेरे पास सिक्योरिटी करके क्या होगा? तो फाइनेंसिंग का पॉइंट है, समझिए। तो उस केस में क्या होता है बेटा, मेरा जो गोडाउन में ये सामान है 1 करोड़ का, वो जो एक्नॉलेजमेंट लिख के दिया, ऐसे वर्ड आएगा बेटा, समझ रहे हैं ना तुमको? एक्नॉलेजमेंट इस वेयर हाउस कीपर ने लिख के दिया, स्टैंप पैम मार के दिया कि अमूल कास्टर का 1 करोड़ का जो भी गुड्स है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। बैंक मेरे को 60 लाख का लोन लेगी, बदले में बैंक क्या बोलेगी, 1 करोड़ का सामान पे मेरा अभी मतलब ना जप्ती जैसा, जब तक तू पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे को सामान निकाल नहीं दूंगा करके। लाइक फाइनेंसिंग। समझा? नहीं समझा तो बेटा वो लेक्चर देखे ना, मतलब यहाँ पे अगर उनको समझना नहीं, जिनको ऊपर ऊपर से करना है बेटा, उनके लिए बड़े लेक्चर है ही नहीं लॉन्ग आंसर वाले, वो शॉर्ट आंसर में चल जाएगा, लेकिन आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करना है, तो फाइनेंसिंग को करोगे कैसे? यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट है, फर्स्ट में अपना फाइनेंसिंग का पॉइंट ये है, देखो जो मेमोरी टेक्निक बना है, FI मतलब फाइनेंसिंग, FI मतलब क्या बेटा, फाइनेंसिंग। R से क्या था, रिस्क बेयरिंग। P से हमने क्या देखा था बोलो तो यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन, और SB हमारा हो गया स्टोरेज। तो सिर्फ अब 4 पॉइंट बचे हुए, 4 पॉइंट अच्छे से करो, दिक्कत नहीं रहेगा सर। ये आंसर बता रहा हूं तो जस्टिफाई में लिख पाओगे क्या, ढूंढ लो, यस डेफिनेटली लिख पाओगे। अगर अभी आ गया रिस्क बेयरिंग वाला जस्टिफाई में आया तो क्या लिखना है सर, वही जो मैंने अभी पढ़ा है। समझा क्या? तो ये लॉन्ग आंसर आपके सारे आंसर को कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं लॉन्ग आंसर सिर्फ वही नहीं रहेगा, अगर आपको शॉर्ट में भी कोई आ गया तो आप वहां पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ढूंढ लो। चलो एवरीबॉडी, यस और नो? सर फाइनेंसिंग, अब आपने हमको कंसेप्ट बताया, इंग्लिश में कैसे लिखना है, अंदर उनका क्या प्रेजेंटेशन है देखो। लोन कैन बी रेज फ्रॉम वेयर हाउस कीपर, यहाँ पे तो उन्होंने क्लियर लिखा है, हम वेयर हाउस कीपर से लोन ले सकते हैं, नहीं तो ध्यान से पढ़ो, और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड बाय द ओनर। ये पहला पॉइंट तुमको तो लिखते आना ही चाहिए। बोलो एवरीबॉडी, फाइनेंसिंग लिख दिया पेपर में तुमने बोर्ड में, आ गया क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए, ऐसे ही समझो। फाइनेंसिंग लिखा तो गरीबों की तरह इधर उधर मत देखो, ये बताना नहीं, आपको पता है लोन कैन बी टेकन फ्रॉम वेयर हाउस कीपर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड बाय द ओनर। जैसे मैंने कहा ना, 1 करोड़ के गुड्स मैंने स्टोर किए हैं, उस 1 करोड़ के गुड्स के अगेंस्ट हम लोन ले सकते हैं, तो वेयर हाउस कीपर से, नहीं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक से। गुड्स एक्ट एज अ सिक्योरिटी, जो वेयर हाउस में रखे वो गुड्स किसकी तरह काम करते हैं बेटा, सिक्योरिटी, डिपॉजिट की तरह। फॉर द वेयर हाउस कीपर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने पैसा दिया है उनके लिए गुड्स सिक्योरिटी की तरह काम करता है, मतलब कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो जमा कर लेंगे। इन दिस मैनर वेयर हाउस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेसमैन फॉर मीटिंग बिजनेस ऑपरेशन। हो गया 3 पॉइंट। क्या फाइनेंसिंग लिखता है क्या अभी एवरीबॉडी, यस और नो? हाँ सर, क्या है फाइनेंसिंग जरा बोलो। आप कहोगे सर लोन कैन बी रेज फ्रॉम वेयर हाउस कीपर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या बेटा, अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड बाय द ओनर। दूसरा, गुड्स एक्ट एज अ सिक्योरिटी, किसके लिए सर, फॉर द वेयर हाउस कीपर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इन्होंने पैसा दिया है, अगर पैसा डूबा तो गुड्स ले लेंगे, तो एज अ सिक्योरिटी एक्ट कर रहे गुड्स। और तीसरा पॉइंट, इन दिस मैनर, इस तरीके से वेयर हाउस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। 4 पॉइंट खत्म हुए। सर क्या ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है क्या, आंसर द फॉलोइंग में? उधर भी आ सकता है। देखो बेटा 27 मार्क के क्वेश्चन तो आने वाले। अब चलो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आ गया, कहां पे आ गया सर, 8 मार्क्स के लिए। तो फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस अगर 4 मार्क्स के लिए आ गया तो क्या कर लेंगे, तो 4 पॉइंट तो परफेक्ट लिखने हमें। तो बताओ, हमारा अंदर का भी पॉइंट क्लियर हो गया सर। अब मुझे बताओ दोस्तों, हम लोगों ने मेमोरी टेक्निक बनाया फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस का, फर्स्ट जीपीएस। तो एफ से क्या था, फाइनेंसिंग, क्या एक्सप्लेनेशन आ गया क्या तुमको फाइनेंसिंग का? यस। आर से क्या था, रिस्क बेयरिंग। एस से क्या था, स्टोरेज। पी से क्या था, प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब सिर्फ 4 पॉइंट बचे, तो 4 तक गाड़ी अपनी गई, और इतना भी आप सही तरीके से लिख रहे हो, चेकर खुश है आप पे। ठीक है सर, आगे जाते हैं। क्या सर, अब ये सबसे सिंपल, एक्चुअली ये सबसे सिंपल पॉइंट है। जीपी का जी, ग्रेडिंग एंड पैकिंग। ये देखो एक्सप्लेनेशन तो एक लाइन का ही है। क्या सर, warehouse nowadays provide facility of packaging, the packing, processing and grading of goods. Goods can be packed in convenient size as per the क्या बेटा, इंस्ट्रक्शन ऑफ द ओनर। मतलब वेयर हाउस सर एक बहुत बड़ा गोडाउन है, वहां पे सिर्फ गुड्स को स्टोर ही नहीं किया जाता, तो उधर बहुत सारी जगह होती है, वहां पे बैठ के हम लोग ग्रेडिंग और पैकिंग भी करते, तो ये फैसिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड होता है। बस इतना ही आपको लिख देना यार। एक जी से आ गया ग्रेडिंग एंड पैकिंग। टी से क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ये एकदम छोटे छोटे और सिंपल सिंपल पॉइंट है बेटा, बड़े बड़े पॉइंट हमने ऑलरेडी कर लिए, तो इजी वाली बात आ गई। ट्रांसपोर्टेशन क्या लिखेंगे, वेयर हाउस कैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू बल्क डिपॉजिटर। बल्क डिपॉजिटर मतलब क्या सर,
जिन्होंने बहुत बड़े अमाउंट पे गुड्स रखे, क्वांटिटी में गुड्स रखे, उनको हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी देते सर। आप वहां से गुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से गुड्स लेके आएंगे और आप तक डिपॉजिट कर देंगे। इट कलेक्ट गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये लाइन एकदम सिंपल है। एवरीवन प्लीज कंसंट्रेशन। सर क्या चल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग, एवरीबॉडी, क्या हेडर चल रहा है हमारा? देखो मैन्युफैक्चरर से हम उठाएंगे, मतलब प्रोडक्शन वालों से हम उठाएंगे एंड उसे सेंड कर देंगे टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ओनर। अंदर का लिखना बहुत सिंपल है सर, आप सिर्फ कंफ्यूज मत होना। जी से क्या था? ग्रेडिंग एंड पैकिंग। टी से क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ये पॉइंट लिखना कि बल्क डिपॉजिटर को हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कहां से कलेक्ट करेंगे गुड्स? फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। कहां पे सेंड करेंगे गुड्स? प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ओनर। बस इतना लिखना है बेटा, 8 में से 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर आ गया क्वेश्चन तो डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारा हो गया है पता है, लेकिन एक बार ये लेक्चर देख के और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर। तो कितने पॉइंट कर लिए? जी से ग्रेडिंग पैकिंग, टी से ट्रांसपोर्टेशन, टी 2 बार थे। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। वेयरहाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय प्रिजर्विंग गुड्स till they are demanded. It is also create place utility by providing goods at the place where they are required. तो आपको एक चीज याद रखना बेटा, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आता है टी से टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, कि वो स्टोरेज अगर कर रहा है तो कौन सा यूटिलिटी दे रहा है? टाइम यूटिलिटी। और ये ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्चुअली एक प्लेस से दूसरा प्लेस। तो बोल रहे हैं कि जिस प्लेस पे चाहिए वहां पे हम पहुंचा दे रहे, तो प्लेस यूटिलिटी, लेकिन यूजुअली आप टाइम यूटिलिटी का एक्सप्लेनेशन देना। और लास्ट पॉइंट है प्रोसेसिंग। जीपीएस का पी, ये वाला प्रोसेसिंग भी हो गया ना। और एक क्या था बेटा? रिस्क बेयरिंग। और एक पी था क्या? प्राइस स्टेबलाइजेशन से, हाँ स्टेबलाइजेशन। एस से ये वाला था शायद, स्टेबलाइजेशन कर लेंगे हम लोग। ठीक है देखेंगे। पी से प्रोसेसिंग हो गया, पी से प्राइस स्टेबलाइजेशन, ठीक है देखेंगे, वो कर लेंगे। प्रोसेसिंग में एकदम सिंपल है सर। सर्टन कमोडिटी आर नॉट कंज्यूम इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस। प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल। पैडी, पॉलिश, फ्रूट, ये बताता हूं मैं बेटा। जो आप चावल खाते हो ना, चावल वो डायरेक्ट ऐसे के ऐसे जैसे आप व्हाइट फॉर्म में देखते हो वैसे कभी नहीं होते। पैडी, उन्होंने वही एग्जांपल दिया। खेत से आप वो जब निकालोगे, वेयर हाउस में रखा है, तो उसपे बहुत सारा प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है। एक मिनट, चार्जिंग लगा देता हूं। आवाज सुनते रहो। बहुत ज्यादा हो गया अपना क्वेश्चन। बहुत ज्यादा प्रक्रिया होता है, तो सर ये प्रोसेसिंग का काम कहां पे होता है सर? वेयर हाउस में होता है, ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। समटाइम वेयर हाउस अंडरटेक सच एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। तो उन्होंने कैसे लिखना है सर अंदर, कि बहुत बार जो कुछ कमोडिटी है वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल फॉर्म में नहीं होता है, जैसे प्रोड्यूस किया वैसे हम नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, तो उस पर कुछ प्रोसेसिंग करना होता है एक्स्ट्रा। एग्जांपल लिखना पैडी का, ठीक है। तो वो क्या होता है सर? वो एक्टिविटी वेयर हाउस में होता है, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। दैट्स ऑल। तो अभी हमने क्या किया सर? सारी चीजें, अभी सारे पॉइंट्स हो गया। मैंने जो मेन ऊपर के पॉइंट थे, नीचे के तो एकदम तुरंत खत्म हो गए सर। मेन ये पहले 4 पॉइंट थे, यही बच्चों को लिखते नहीं आ रहे थे फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस में, वो मैंने एक्सप्लेन किए। अब हमारा मेमोरी टेक्निक है यहाँ पे। मेमोरी टेक्निक क्यों चाहिए सर? डुबते को तिनके का सहारे वाली बात है। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, क्वेश्चन क्या है बेटा? फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, फर्स्ट जीपीएस। अब जी से तुमने क्या वर्ड देखा था बोलो तो बेटा? जी से तुमने देखा था ग्रेडिंग एंड पैकिंग। पी से तुम बोलो प्रोसेसिंग, चलो प्रोसेसिंग बोल देते, प्रोसेसिंग। और एस से क्या रहेगा? एस से यहां पे प्राइस स्टेबलाइजेशन बोलूंगा मैं, स्टेबलाइजेशन, प्राइस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। प्राइस को स्टेबल रखना, ये वाला कर देता हूं जीपीएस। 2 टी थे, एक टी से क्या था जरा बोलना तो राजा? टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी था, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। एक टी से क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ये कुछ पॉइंट है जो हमें ऐसे भी करने पड़ेंगे। ये तो तुमको आता ही है। आर से था स्टोरेज, सॉरी एस से था स्टोरेज, आर से था रिस्क बेयरिंग, एफ आई से था फाइनेंसिंग। तो बताओ मेरे ये सारे पॉइंट लर्न हुए क्या? फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, फर्स्ट जीपीएस। एफ से क्या था? फाइनेंसिंग। आर से क्या था? रिस्क बेयरिंग। एस से क्या था? स्टोरेज। टी 2 थे, एक टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, एक टी से ट्रांसपोर्टेशन। तो कितने पॉइंट हो गए? 5। अगर 4 मार्क्स के लिए आता है तो 5 पॉइंट, तो 5 फंक्शंस तो आई गई। फिर जी से क्या था? ग्रेडिंग एंड पैकिंग। पी से क्या था? प्रोसेसिंग। एस से था स्टेबलाइजिंग, प्राइस स्टेबलाइजिंग करके। डन हो गया। नहीं तो आप पी स्क्वायर कर सकते हो, वो भी चलेगा, लेकिन वो मत करो सर, वापस फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एस से स्टेबलाइज कर देंगे। 8 पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है क्या? यस दोस्तों, अगर 8 मार्क्स के लिए आया तो। और अगर 8 मार्क्स के लिए नहीं भी आता, आप इतना तो टाइम दो। अभी बोल रहा हूं ढोक लो, तुमको पूरा उसे नहीं करना है ना। ये जो मेन क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है वो तो करो। इतने आलसी मत बनो कि सर ये भी नहीं करेंगे हम तो। अब मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन के तो 8 पॉइंट आनी चाहिए। भले 4 मार्क्स का सवाल आया, आप ये 8 हेडर तो लिख के आओ सर। एकदम सिंपल है। मीनिंग, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या था? एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्टोरेज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। यस और नो?
यस सर, लाइक्स आपके आने चाहिए। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो, ढूक लो। कलम नहीं है, लेकिन देखो कितना आसान है सर, एक दिन में आप थोड़ा थोड़ा खाओगे ना, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। एग्जाम नजदीक आ रही तो प्रेशर बनेगा, ओसीएम में भूलने वाली चीज होगी। लेकिन ये जो सीरीज चल रहा है लॉन्ग आंसर का, आज ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है, इसमें और एक लेक्चर होगा तो चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएंगे। हाँ, टाइप्स ऑफ बैंक देख के ही नहीं जाना, ऐसे मत करना बेटा, एक बार उसे भी देखना है करके, क्योंकि वो 2022 में पूछा था। कभी कभी बोर्ड वाले रिपीट करते हैं, नहीं तो हम रह जाएंगे इधर, आने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन देख तो लो, इजी है वैसे भी हो सवाल। लेकिन इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है, ये छोड़ना नहीं है, ये भी कर लिया सर। और एक कम्युनिकेशन वाला आएगा करके, वो भी डन करेंगे, ठीक है, यस और नो, डन सर करके। तो आप ये फर्स्ट मुझे एक बार वापस बताओ सर, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस क्या रहेगा जरा बताओ तो। नहीं नहीं, मेरे को ये बताए जाऊंगा नहीं, बोलो खत्म करना है लेक्चर, मेरे को बोलो फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस क्या है। फर्स्ट जीपीएस, फर्स्ट जीपीएस, एफआई से क्या था रे, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग समझाना क्या है अभी, समझना इंपॉर्टेंट है सर। क्या होता है कि लोन हम ले सकते हैं फ्रॉम वेयर हाउस कीपर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ जो गुड स्टोरेज किए वेयर हाउस में। मैं अभी सब बताऊंगा तुमको, सुनो, ऐसे अगर रिवीजन में लेता तो ऐसे ही बताना था, लेकिन वो समझता नहीं। लेकिन सिक्योरिटी की तरह एक्ट करता है गुड्स जो वेयर हाउस में स्टोरेज है, किसके लिए, वेयर हाउस कीपर और इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हिंस इट इज वर्क एज अ फाइनेंसिंग। आज से क्या था, रिस्क बेयरिंग, तो क्या लिखोगे, थेफ्ट, फायर, इतने बहुत प्रकार के रिस्क होते हैं। वेयर हाउस कीपर रीजनेबल केयर लेता है रिस्क को अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर रिस्क हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वेयर हाउस कीपर, ठीक है। इससे क्या था, स्टोरेज, ये तो सिंपल सा पॉइंट है। टी से क्या था, दो पॉइंट है सर, एक टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, ठीक है, जो स्टोर करके रखते हो टाइम यूटिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हो प्लेस यूटिलिटी। टी से क्या था, ट्रांसपोर्टेशन, जो बल्क वाले स्टोर बंदे जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स रख रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं सर, बेच रहे गुड्स, ओके, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी, जो भी है, जो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ओनर, ठीक है, तो दो टी हो गए। जी से क्या था, ग्रेडिंग एंड पैकिंग। पी से क्या था, प्रोसेसिंग, बहुत सारे गुड्स डायरेक्ट कंज्यूमेबल नहीं होते, उन्हें हमें क्या करना पड़ता, प्रोसेस वगैरह करना पड़ता है, वो वाला। और इससे क्या था, स्टेबिलाईजेशन, प्राइस स्टेबिलाईजेशन, डिमांड सप्लाई वाली बात थी। दैट्स ऑल, डन हो गया, खत्म। यस और नो, डन हो गया उसी का बेटा। तो कल का टारगेट जो रह गया था रात को 9 बजे, वो आज हमने आके सुबह 9 बजे के करीब कंप्लीट कर लिया, है ना। तो अभी खुशी मनाओ, और ना वो जितना बोल रहा है उतना करो, ज्यादा टेंशन आ रहा है छोड़ दो। ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस वापस एक बार पढ़ लो, भले आ रहा है वापस एक बार पढ़ लो, और ये वाला क्वेश्चन भी कर लो। तो जैसे जैसे आगे आएगा ना, लॉन्ग आंसर हम करते जाएंगे, इसके बाद चैप्टर नंबर 8 से कर लेंगे। तो ये दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी का लॉन्ग आंसर का विषय खत्म, और उसी के साथ सिर्फ लॉन्ग आंसर नहीं, शॉर्ट का भी डन हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, यहाँ पे रुकते, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।